मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई प्रवृत्तियां। जैसा कि हम जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए। इन आमूलचूल परिवर्तनों के बारे में जानने से पूर्व हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक तत्कालीन ग्रेट पावर्स के मध्य लड़ा गया और इसमें दो खेमे थे, दो गुट थे। एक दूरी राष्ट्रों का गुट, दूसरा मित्र राष्ट्रों का, यानी एक्सिस स्टेट्स और अलाइड स्टेट्स। एक्सिस स्टेट्स में जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें रोम, टोक्यो, बर्लिन दूरी और अन्य राष्ट्र थे। और मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ, स्पेन इत्यादि देश थे, जो उस समय ग्रेट पावर्स की भूमिका में थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम हुआ वो मित्र राष्ट्र विजय हुए और दूरी राष्ट्रों की पराजय हुई। इस दूरी राष्ट्रों के पराजय के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर वो सब परिस्थितियां समाप्त हो गई जो 19वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आधारित थी। इन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, हम जानते हैं कि अब 19वीं शताब्दी एक उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी शताब्दी थी, जिसमें यूरोपीय शक्तियों का, विशेषकर जैसे वो ग्रेट पावर्स थी, इंग्लैंड है, स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, यूनान है, ऐसे देश थे, जो हॉलैंड है, ऐसे देश थे जो विश्व के अंदर अपना साम्राज्यवाद उन्होंने फैला रखा था। और इनमें सबसे जो मुख्य शक्ति थी वो ग्रेट ब्रिटेन थी, जिसके बारे में तो कहा जाता है कि इंग्लैंड में ना कभी सूर्य उदय होता है ना अस्त होता है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उस इंग्लैंड का भी सूर्य अस्त हो गया और नए समीकरण और नई प्रवृत्तियां, नए तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर आए। इन क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का, उसका हम आज विश्लेषण करेंगे। जो नई प्रवृत्तियां, जो नए तत्व उभर कर आए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उनमें जो पहला पॉइंट है वो है यूरोपीय शक्तियों का अंत। यानी कि 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक हम देखते हैं, मिड 19वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि यूरोप की जो पावर्स थी, जो विशेषकर उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों की पावर्स थी, जिसमें इंग्लैंड मुख्य था, इसके साथ स्पेन था, जर्मनी भी था, जापान, इंग्लैंड के साथ फ्रांस भी था, हॉलैंड था। ये शक्तियां थी जो विश्व के अलग अलग हिस्सों के अंदर अपना साम्राज्य बनाई हुई थी, अपने को उपनिवेशवाद बनाई हुई थी और पूरे विश्व के अंदर अपनी धाक जमाई हुई थी। वह चाहे जीवन का कोई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक, कोई भी क्षेत्र हो, सभी में इन्हीं का आधिपत्य था। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये शक्तियां कमजोर पड़ेगी। हम कह सकते हैं कि इन शक्तियों का, ग्रेट पावर्स का समाप्त हो गई और दो नई शक्तियां उभर कर आई, अमेरिका और ब्रिटेन, जिनको हम महाशक्तियों का दर्जा देते हैं। नंबर 2 पॉइंट है परमाणु युग की शुरुआत। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की सामान्यतः समाप्ति जापान की सरेंडर के साथ मानी जाती है और जापान ने सरेंडर 6 और 9 मई 1945 को, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पर बम डाले, उसी के साथ दुनिया को लगा कि ये तो एक अजीब सा शक्ति उभर कर आ गई और ये परमाणु बम के बारे में कोई जानता नहीं था, और इसी के साथ परमाणु युग की शुरुआत मानी जाती है। और हम देखते हैं कि इसके साथ बाद में परमाणु विस्फोट सोवियत संघ ने भी किया, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, इन्होंने किया, जिनको P5 के नाम से जाना जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं ये। इसके बाद में इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तरी कोरिया जैसे बहुत से देश हैं जिन्होंने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। इसके साथ ही, और हम महान विद्वान लेक्स लंडन ने कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक बैलेंस ऑफ पावर के स्थान पर बैलेंस ऑफ टेरर का स्थान हो गया और हम एज ऑफ
ओवरकिल यानी अतिमारिकता के जीवन में जी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आज भी हम देखे हैं कि परमाणु युद्ध दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा है और ऐसी संभावना है कि आने वाला तीसरा विश्व युद्ध कोई होगा तो परमाणु युद्ध होगा। इसके साथ ही पूरी सृष्टि के समापन की भी आकांक्षा है और साथ साथ परमाणु युद्ध का एक खतरा ये भी है कि जैसे पाकिस्तान जैसे कमजोर देश और कोरिया जैसे गैर जिम्मेदार देश हैं, उन पे असामाजिक या आतंकवादी शक्तियों के हाथों में भी परमाणु बाण आने की संभावना है। तो आज हम एक बहुत ही अनिश्चितता के वातावरण के अंदर जी रहे हैं। अगला पॉइंट है वो है एशिया और अफ्रीका में जागरण और नए राज्यों का उदय। हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का ये प्रभाव हुआ कि उपनिवेशवादी शक्तियां कम हुई और एशिया, अफ्रीका और यूरोप, पूरी यूरोप के अंदर नए नए देश उदय हुए जिनको हम गरीब विकसित देश या विकासशील देशों की श्रेणी के अंदर रखते हैं या अति पिछड़ा देशों की श्रेणी में रखते हैं। और इन देशों ने अपना साम्राज्य, अपना एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया और आज लगभग 2/3 विश्व देशों की संख्या में इनका स्थान है। अगला पॉइंट है शीत युद्ध की शुरुआत और सैनिक गठबंदियां। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमाण हुआ कि अब जो अलाइड और मित्रों राष्ट्रों के मध्य जो सैनिक प्रतिद्वंद्विता थी वो दो ग्रेट जो सुपर पावर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जो अमेरिका पूंजीवादी उदारवादी ताकतों का नेतृत्व करती है और सोवियत संघ साम्यवादी ताकतों का उपयोग करती है। और स्पेशली इसके बाद में साम्यवाद का भी पूरे विश्व के अंदर प्रसार हुआ, जिसमें चीन भी एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, क्यूबा है, ऐसे बहुत से दोस्त, वियतनाम है, ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने साम्यवाद का प्रसार हुआ। और शीत युद्ध इन दोनों शक्तियों के मध्य लड़ा जाने लगा कि पूरी दुनिया में एक नव उपनिवेशवाद की या नव साम्राज्यवाद की स्थापना हुई और अमेरिका और सोवियत संघ पूरे विश्व के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करने लिए इसके लिए उन्होंने सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का सहारा भी लिया, जैसे सीटो, नाटो, वार्सा पैक्ट, इस प्रकार के कई सैनिक संगठन हुए। अगला पॉइंट है गुटनिरपेक्षता। जैसा कि हम जानते हैं कि तृतीय विश्व के जो देश स्वतंत्र हुए वो शीत युद्ध से दूर रहना चाहते थे और एक स्वतंत्र मार्ग का अनुसरण करना चाहते थे और वो अपनी स्वतंत्रता जो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त की थी उसको बचाए रखना चाहता है। इसलिए उन्होंने एक नया मार्ग का अनुसरण किया जिसका नेतृत्व भारत, इजराइल जैसे देशों ने किया। और इसके लिए नासिर टीटो, युगोस्लाविया टीटो, मिस्र के नासिर और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ा योगदान दिया। ये गुटनिरपेक्षता का मार्ग एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण का मार्ग है जो दोनों गुटों से सैनिक गुटों से समान दूरी रखता है और सैनिक गठबंधनों में नहीं बनता है, अपितु दोनों गुटों महापावर्स के ब्लॉक्स के साथ अपना सामंजस्य बिठाकर अपना आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक विकास करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम यह हुआ कि उपनिवेशवादी ताकतें कमजोर पड़ गई, यानी कि यूरोपियन जो ग्रेट पावर्स थी वो समाप्त हो गई और धीरे धीरे तृतीय विश्व यानी एशिया, अफ्रीका और पूरी यूरोप, लैटिन अमेरिका के देश हैं वो स्वतंत्र हुए और उन स्वतंत्र देशों ने अपना एक विकासशील देशों या तृतीय विश्व का अपना एक ब्लॉक बनाया। इसके साथ हम देखते हैं कि महाशक्तियों की संख्या में भी यानी ग्रेट पावर्स की संख्या में कमी हुई। जैसे पहले इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, रूस, चीन, स्पेन, यूनान, हॉलैंड, ऐसे कई ग्रेट पावर्स थी वो समाप्त हो गई और उनके बाद दो शक्तियां रह गई जिनमें सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसका एक जो अहम परिणाम हुआ वो ये हुआ कि अब तक जो कमजोर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश थे ना तृतीय विश्व के, वो तृतीय विश्व के अपनी संख्या बल के आधार पर और उन्होंने अपनी संगठनता शक्ति के माध्यम से और अपने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से उन्होंने विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी है, उसमें अपना अहम स्थान बनाया और उन्होंने विश्व को जैसे में सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी अहमियता दिखाई या महासभा के अंदर या चाहे वर्ल्ड ट्रेड
विश्व व्यापार संघ, विश्व बैंक हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, इन सभी में उन्होंने अपना अहम रोल प्ले किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तृतीय विश्व का एक बहुत अच्छा स्थान हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट स्थापित हुआ और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो अभी कलेक्टिव सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर के पैरामीटर्स के में सीमित थी, वो परमाणु शक्तियों के उभरने के बाद बैलेंस ऑफ टेरर के युग में आ गई और एक प्रकार से नए प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक समीकरण हुए, नए सत्ता संघर्ष स्थापित हुए और जो पहले जो सत्ता के पावर सेंटर्स थे वो गिरे और नए यानी पावर ब्लॉक्स हुए। उन पावर ब्लॉक्स के मध्य भी मिडिल पाथ के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन उभरा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए गुटनिरपेक्ष द्वितीय विश्व युद्ध एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।